अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपए पर एनम, जो पीएफ होता है, क्या हम अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि मेरे को मैक्सिमम कटवाना है? तो यहाँ पर 12% मेरे एंड पे जा रहा है, क्या 12% मेरा जो एम्प्लॉयर है वो भी पे कर रहा है, या राइट 6% हो रहा है? नो 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 बीच में चेंज नहीं कर सकते, मिनिमम पे नहीं जा सकते, मिनिमम से मैक्सिमम पे आ सकते हो बट मिनिमम पे नहीं जा सकते वापस। और जो एनपीएस है, इसका क्या प्रोसीजर होता है और कितना मैं इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ? अगर कोई एम्प्लॉय जिसकी सैलरी ठीक ठाक है और वो गाड़ी लेता है, ठीक है, जो गाड़ी की वो ईएमआई भरेगा, क्या उसके ऊपर टैक्स रिबेट मिलता है? उसे टीसी में आता है वो? व्हाट इज टीडीएस और ये कैसे कैलकुलेशन होता है इसका? वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ रेडियो मानव रचना। मैं हूं सागर, और आज हमारे साथ हैं गुंजन अदलखा मैम। गुंजन मैम इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आज हम बात करने वाले हैं खासतौर पर इफ यू आर अ सैलरीड एम्प्लॉय, तो आपके दिमाग में कभी ना कभी ये थॉट आया होगा, यार मैं अपनी टैक्स प्लानिंग बेटर कैसे कर सकता हूँ। सो गुंजन मैम इज द परफेक्ट पर्सन जो आपको गाइड कर सकती हैं। विल टॉक अबाउट द टैक्स प्लानिंग फॉर अ सैलरीड एम्प्लॉय। ऑन दिस नोट विल वेलकम गुंजन मैम। हाय मैम, थैंक यू फॉर डूइंग दिस। हाय, थैंक यू। ओके, द क्वेश्चन इज कि अगर एक सैलरीड एम्प्लॉय है, उसको अपनी बेटर टैक्स प्लानिंग करनी है, मैक्सिमम बेनिफिट्स वो कैसे ले सकता है? व्हाट आर द सजेशंस फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? राइट, सैलरीड एम्प्लॉयज़ के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लाइक एक तो अलाउंसेस, जो सैलरी स्ट्रक्चर का हमारा पार्ट होता है ग्रोथ में, हम्म। अलाउंसेस। हम्म। उसमें एक एचआरए है। इफ़ यू आर लिविंग ऑन रेंट, यू कैन सबमिट योर रेंट रिसीप्ट्स, हम्म। राइट। तो उसके बेसिस पे भी कुछ कैलकुलेशंस होती हैं एज पर लॉ, जिसमें आपको एचआरए की एग्जम्पशन मिलती है, राइट। उसके अलावा एलटीए रीइंबर्समेंट्स में मैं आती हूँ, तो रीइंबर्समेंट में मैक्सिमम है एलटीए, लीव ट्रैवल अलाउंस। अगर आप कहीं ट्रैवल पे जा रहे हो तो उसके लिए भी प्रोविज़न है हमारे इनकम टैक्स लॉ में। तो डिटेल्ड है काफ़ी सारी चीज़ें, तो मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगी। रीइंबर्समेंट्स में आप ले सकते हो प्रोफेशनल डेवलपमेंट रीइंबर्समेंट, लीव ट्रैवल अलाउंस। इसके अलावा मील एग्जेम्पशन, तो वो भी एक सर्टेन अमाउंट तक आप ले सकते हो इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर मील अलाउंस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, डिडक्शंस में अगर हम आए ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो एटीसी, एटीसीसीडी, 1B, एनपीएस, पीएफ। एटीसी में बहुत सारी चीज़ें हैं, पीएफ, एलआईसी, चिल्ड्रन ट्यूशन फी एटसेट्रा। तो 1.5 लाख तक की वहाँ हम एग्जम्पशंस ले सकते हैं, एनपीएस की ले सकते हैं। एम्प्लॉयर पोर्शन में हम एटीसीसीडी 2 में ले सकते हैं। एम्प्लॉयर एनपीएस 14% ऑफ बेसिक तक मैक्सिमम हम एनपीएस का ले सकते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल का 50,000 ले सकते हैं। एटीसीसीडी 2 जो मैंने बताया, एम्प्लॉयर एनपीएस, वो एक ऐसा है डिडक्शन जो हम न्यू रिजीम में भी ले सकते हैं। बाकी कोई भी ये डिडक्शंस अलाउंसेस न्यू रिजीम में नहीं है अवेलेबल, सिर्फ ओल्ड में है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने लिमिट वैसे ही बढ़ा दी है टैक्सेबल इनकम की, राइट। तो वहाँ पर नहीं है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में ये सारी चीज़ें हम ले सकते हैं। अलाउंसेस हो गया, रीइंबर्समेंट्स हो गया, डिडक्शंस हो गया। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी हमारे को इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलता है, होम लोन पे भी मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे डिडक्शंस भी हैं जो हम मैक्सिमम जो है ले सकते हैं, जिसके ओके, थ्रू हम अपना टैक्स कम से कम कर सकते हैं। ऑलराइट। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपए पर एनम है, ठीक है, अब इस केस में उसको कहाँ कहाँ पर वो इन्वेस्ट कर सकता है ताकि वो अगेन टैक्स सेविंग कर सके और उसके लिए फ्रूटफुल वो हो सके चीजें? राइट, सो अगर 15 लाख है तो आई थिंक उसके लिए एटीसी ले लेना। एटीसी में देखो पीएफ ही आ जाता है, पीएफ तो आपका होता ही है एज हम्म। पार्ट ऑफ हम्म। सैलरी डिडक्शन। तो मिनिमम भी होता है, अगर आप उसको इंक्रीज कराना चाहो तो मैक्सिमम 12% ऑफ बेसिक तक जा सकते हो। एनपीएस कर सकते हो एज पर मैक्सिमम 14% ऑफ बेसिक तक, कम भी कर सकते हो, लेकिन पीएफ में दो ऑप्शन ही रहते हैं, या तो मिनिमम 1800 करो और मैक्सिमम 12% ऑफ बेसिक करो। बट एनपीएस में आप मैक्सिमम 14% ऑफ योर बेसिक तक जा सकते हो। अगर आपको उसमें कम रिक्वायरमेंट है तो आप 10%, 12% अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, हम्म। राइट। बाकी तो इस बार बजट के बाद हमारा 12 लाख तक तो वैसे ही एग्जाम्प्ट ही है, अगर यू आर हैविंग टैक्सेबल इनकम टिल 12 लाख, राइट। तो आई थिंक इतना करके हम 12 लाख तक उसको ला सकते हैं, अगर 15 लाख हमारी है हम्म। ग्रोथ सैलरी। तो टैक्सेबल इनकम अगर 12 लाख हो जाती है तो उसके नीचे तो हमें वैसी रिबेट मिली जाएगी, ऑलराइट। राइट। और अगर पीएफ की मैं बात करूं यहाँ पर, तो जो पीएफ होता है, क्या हम अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि मेरे को मैक्सिमम कटवाना है? हाँ, कर सकते हैं। दो ऑप्शंस होते हैं देखो पीएफ में। एक तो मिनिमम पीएफ 1800 जो हर एम्प्लॉय का कटता ही कटता है, हम्म। राइट। उसमें क्या होता है, 15,000 की होती है लिमिट। अगर आपकी सैलरी 15,000 से ऊपर है मंथली सैलरी, आप ऑप्ट कर सकते हो फुल पीएफ भी। लेकिन कम है तो 1800 तो करना ही करना है, राइट। तो एक तो ये हो गया।
इसमें फिर ईपीएस का भी ऑप्शन होता है। अगर आपकी 15,000 से कम सैलरी है तो उसमें कुछ पोर्शन उसका पेंशन स्कीम में भी जाता है, बट नॉट फॉर हायर सैलरीड एम्प्लॉइज। आप 12% मैक्सिमम ऑप्ट कर सकते हो या फिर मिनिमम ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपका पहले से ही फुल चल रहा है तो आप बीच में चेंज नहीं कर सकते, मिनिमम पे नहीं जा सकते। मिनिमम से मैक्सिमम पे आ सकते हो, बट मिनिमम पे नहीं जा सकते वापस। और ये होगा कंपनी के थ्रू? हाँ मैं होगा डायरेक्ट ईपीएफ जो डिपार्टमेंट है वहां पर जाकर के मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मेरे को बढ़वाना है अपना? फिर वॉलंटरी पीएफ का ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा। राइट, अगर 12% हमारा सैलरी के थ्रू जा हाँ रहा है, हाँ। ईपीएफ जा रहा है, एम्प्लॉयर पीएफ और एम्प्लॉई पीएफ, तो आपके पास वॉलंटरी पीएफ का भी ऑप्शन है अप टू 88% ऑफ योर बेसिक सैलरी। मतलब कि बैलेंस जितना भी है आप उसमें से कितना भी, उसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपको 12% ही करना है या 1800 ही करना है, फिर आप कितना भी वॉलंटरी पीएफ में कर सकते हो। ओके। और अगर यहाँ पर आप बोल रहे हो 12% मैक्सिमम है, मैं 12% कटवा रहा हूँ अपना मैक्सिमम, तो यहाँ पर 12% मेरे एंड पे जा रहा है? क्या 12% मेरा जो एम्प्लॉयर है वो भी पे कर रहा है, या छः राइट, छः परसेंट हो रहा है? नो नो नो, इट्स 12 एंड 12, ओके। एम्प्लॉयर अलग एम्प्लॉई अलग, तो 12% बोथ। अगर मैं कर रहा हूँ तो 12 मेरी कंपनी कर रही है। राइट, बट अगर मैं वॉलेंट्री पीएफ का ऑप्शन चूज करता हूँ तो कंपनी नहीं करेगी? नहीं वो आपका ये वो आपका अलग से डिडक्ट होगा पे स्लिप में। लाइक मैंने बताया ना, एम्प्लॉयर पीएफ जो है वो 12% आपका हिडन डिडक्ट हो जाता है, हम्म। क्योंकि वो सीटीसी का ही पार्ट रहता है। कंपनी अपने पॉकेट से अलग नहीं देती, कई देती भी हैं, बट इट डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी। तो 12% एम्प्लॉयर पीएफ इज सेपरेट, एंड जो हम पे स्लिप में देखते हैं, जो हमारी सैलरी से डिडक्ट होता हुआ दिखता है हमारे को इन हैंड कैलकुलेट करने में, तो वो एम्प्लॉय पीएफ है विच इज 12%, या मिनिमम के केसेस में मिनिमम 1800। और वॉलेंट्री पीएफ में क्या मुझे इंटरेस्ट मिलता है सरकार की तरफ बिल्कुल से? बिल्कुल सेम मिलता है। ओके, इंटरेस्ट सेम मिलेगा। हाँ, इट्स जस्ट कि आपकी कंपनी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देगी आप चाहो वॉलेंट्री तो, पीएफ में? नहीं नहीं, वो पे स्लिप के थ्रू ही आप एम्प्लॉयर के थ्रू ही आप करा सकते हो। राइट, आपने एम्प्लॉयर को बोलना है कि मेरा वॉलंटरी पीएफ भी इतना परसेंट और डिडक्ट करो, तो वो आपको इंटीमेशन देनी है, तो आपका पे स्लिप में भी पीएफ भी डिडक्ट होके आएगा। इट्स नॉट, हम अलग से खुद से नहीं करेंगे। लाइक एनपीएस में तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन हम खुद से हाँ कर हाँ। सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सैलरी ओनली। मतलब हम्म। एम्प्लॉयर के थ्रू ही जाएगा, बट वो ओवर एंड अबव एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर पीएफ जाएगा, विच इज वॉलंटरली पीएफ, ओके। बीपीएफ भी से। और जो एनपीएस है, इसका क्या प्रोसीजर होता है और कितना मैं इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ? हाँ, तो टैक्स बेनिफिट के लिए तो मैक्सिमम 14% ऑफ बेसिक आपको अलाउड है। हम्म। राइट, और चाहो तो आप कितना भी कर सकते हो। ओके। और हाँ, बट टैक्स बेनिफिट आपको 14% ऑफ बेसिक तक का ही मैक्सिमम मिलेगा। और अगर मैं 20 या 25% पे जाता हूँ तो मेरे को टैक्स बेनिफिट अगेन 14 पे ही मिलेगा? राइट राइट, उसके ऊपर वो टैक्सेबल हो जाता है? आप तो वो पे कर रहे हो ना, हाँ। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो टैक्सेबल नहीं है। मतलब बट उस रिडक्शन नहीं मिलेगा? रिडक्शन नहीं मिलेगा। राइट ओके। राइट, और जब मैं उसको विड्रॉ करूंगा, क्या उसका कोई प्रोसीजर है हाँ ऐसा? उसका प्रोसीजर ऐसा होता है, लाइक हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सीआरएज हैं। कुछ ऐसा होता है, मैं जनरल वे में बता रही हूँ, वैसे तो और भी कंडीशंस होती हैं। तो 60% जो है आप अपने रिटायरमेंट पे निकाल सकते हो, आई थिंक वो टैक्स फ्री होता है। और 40% जो है वो पेंशन के लिए रह जाता है, जिसकी आपको लाइफ टाइम फिर मंथली पेंशन मिलती रहती है। ओके। राइट, तो वो है अच्छा ऑप्शन है एनपीएस का। लाइक वो अभी भी आपको टैक्स रिबेट दिला रहा है, और आगे भी आप जब उसको विड्रॉ करोगे तो 60% तो आपको टैक्स फ्री मिलता ही है रिटायरमेंट पे, और 40% आपको पेंशन की फॉर्म में मिलता एंड है। साथ साथ आपकी सेकंड इनिंग को सिक्योर कर रहा है वो? राइट राइट, ओके। एक और चीज, अगर कोई एम्प्लॉय जिसकी सैलरी ठीक ठाक है और वो गाड़ी लेता है, ठीक है, जो गाड़ी की वो ईएमआई भरेगा, क्या उसके ऊपर टैक्स रिबेट मिलता है? उसे एटीसी में आता है वो? नहीं, नहीं आता? इलेक्ट्रिक का है, इलेक्ट्रिक के लिए अलग सेक्शन है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो तो उसका इंटरेस्ट पे कुछ लिमिट है कि आपको वो डिडक्शन मिलती है, बट जनरल नहीं। ओके। अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या राइट, उसका उसका है, रिबेट है? उसका है। कितना मैक्सिमम हो सकता है? वो वही एटीसी का ही पार्ट है, आप पीएफ कर लो या म्यूचुअल फंड कर लो, तो वो 1.5 लाख की मैक्सिमम लिमिट है। टोटल 1.5 लाख? या टोटल। ओके। तो पीएफ सारी इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख से ऊपर नहीं हो सकती है? हाँ हाँ हाँ, वो सारी एक ही सेक्शन में फॉल करती है, क्योंकि वो ऑप्शन है आपके पास ना, कि आप हम्म। म्यूचुअल फंड ले लो या एलआईसी ले लो या कुछ और क्लेम कर लो। ओके, वन मोर थिंग, व्हाट इज टीडीएस और ये कैसे कैलकुलेशन होता है इसका? ओके, सो जो भी आपकी एस्टिमेटेड टोटल इनकम है, एनुअल इनकम, उसी को ही मंथली टैक्सेबल इनकम पे आपका स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट होता है एनुअल, और उसी को हम मंथली बाइफरकेट कर देते हैं और मंथली आपकी सैलरी से डिडक्ट करते हैं, बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन, कि आप क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हो ड्यूरिंग द ईयर। तो उसके बेसिस पे जो एनुअल कैलकुलेशन होती है, उसी को ही हम डिवाइड कर देते हैं मंथ्स में। ओके। एक एक्स अमाउंट मेरी कंपनी डिडक्ट कर लेगी जो सरकार को चला जाएगा। बाद में जब मैं अपना डिक्लेरेशन दूंगा कि मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया है तो मेरा इतना नहीं कटना चाहिए टैक्स, तो उसके हिसाब से मेरे को वापस मिल जाएगा? नहीं, डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि आप अपनी कंपनी को ही बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हाँ में आप बता रहे हो कि मैं एटीसी में इतना करने वाला हूँ, तो प्लीज आप मेरी टैक्सेबल इनकम अकॉर्डिंगली कम कर लेना। हाँ। सैलरी में से आप वो डिडक्शन, जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है एटीसी, उसको कम करके टैक्सेबल इनकम जो नेट निकलेगी उसी पे ही टैक्स डिडक्ट करना, क्योंकि मैं इतना करने वाला हूँ।
ठीक है। और फिर एट द एंड लाइक लास्ट क्वार्टर में हम क्या करते हैं कि उनसे वो एक्चुअल प्रूफ्स ले लेते हैं, तो फिर उसके बेसिस पे उसको टैक्स एडजस्ट कर देते हैं लास्ट के मंथ्स में। और अगर लास्ट मंथ में मैं ये चीज़ प्रूव कर देता हूँ कि मैंने इतना-इतना जो है इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वहाँ पर मेरे को टीडीएस वापस हो जाएगा, मेरा राइट, रिफंड अगर मिलेगा। आपका बनता है रिफंड तो वो फॉर्म 16 में आपको रिफंड नेगेटिव टैक्स पेबल करके आ जाता है लास्ट में। तो उस फॉर्म 16 के बेसिस पे आप अपनी जब आईटीआर फाइल करोगे तो उसके बाद आप रिफंड अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म ऑलराइट। 16 इज अ टीडीएस सर्टिफिकेट गिवन बाय द एम्प्लॉयर कि हाँ मैंने आपका एम्प्लॉय का टैक्स इतना गवर्नमेंट को जमा करा दिया है, उसका वो सर्टिफिकेट है। वो हुँ, ट्रेसेस के पोर्टल से ही आता है, गवर्नमेंट का ही होता है। हुँ, तो वो एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करेगा, उसके बेसिस पे आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हो। नहीं ऑलराइट। भी, अगर आपने मान लो एम्प्लॉयर को नहीं भी दिया कोई टैक्स प्रूफ, मार्च में आपने कर दिया तब तक एम्प्लॉयर नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो आप अपनी आईटीआर के टाइम पे भी उसको क्लेम कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ओके। कुछ और टिप्स जो आप देना चाहते हो टू डू अ बेटर टैक्स प्लानिंग? देखो यही है कि मैक्सिमम हम लोगों को कर लेना चाहिए। अगर एचआरए है तो उसका भी बेनिफिट लेना चाहिए, अगर आप रेंट पे रहते हो। एलटीए का ले लेना चाहिए क्योंकि वो 4 साल में 2 साल मिलता है। कैलेंडर ईयर्स का ब्लॉक होता है 4 ईयर्स का, उसमें से किसी भी 2 सालों में, और वंस इन अ ईयर, मतलब 1 साल में एक ट्रिप आप ले सकते हो। तो उसका भी बेनिफिट मिलता है, आप वो ले सकते हो जितना भी आपका एलटीए का पोर्शन है सैलरी का। लाइक 10,000 आपको अलाउ करता है तो 10,000 तक आप ले सकते हो। ट्रिप का मिलता है? हाँ, मतलब उसका टैक्स डिडक्शन मिलता है। मान लो हुँ, आपने क्योंकि वो रीइंबर्समेंट का पार्ट हो गया सैलरी में आपका एलटीए का, हुँ, राइट? और इसके अलावा आप फूड अलाउंस का भी ले सकते हो। आप कोई स्टडी कर रहे हो तो उसका एजुकेशन का भी ले सकते हो डिडक्शन। प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर रहे हो उसकी भी रीइंबर्समेंट होती है। कार की भी होती है, लाइक ड्राइवर या कार का पेट्रोल वगैरह हुँ, का भी हुँ, हुँ। होता है रीइंबर्समेंट में। तो अगर वो आप बिल सबमिट करते हो अपने एम्प्लॉय को तो वो भी रीइंबर्समेंट जो है वो टैक्सेबल से आपकी डिडक्ट हो जाती है, यानी कि टैक्स फ्री हो जाता है उतना पोर्शन ऑफ योर हुँ, सैलरी। हुँ, हुँ। और इसके अलावा अगर आप ओल्ड रिजीम लेना चाहते हो, पहले तो आप अपना ये देखें कि ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल है या न्यू। क्योंकि अगर न्यू में कैलकुलेशन ही आपकी कम बन रही है तो आपको ये सारी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी, राइट? तो इसीलिए उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम लाए हैं कि आपको ये सिंप्लीफाई करने के लिए, कि एम्प्लॉयर को भी इतने सारे प्रूफ्स चेक ना करने पड़े, एम्प्लॉय को भी जगह जगह इन्वेस्ट ना करना पड़े, जो भी है वो अपने अकॉर्डिंग कर ले आगे। मतलब कई बार होता है ना कि हमें 5 साल की एफडी करानी पड़ती है टैक्स वेवर वाली, कि हमें डिडक्शन लेनी है अंडर सेक्शन 80C। अगर किसी को पीएफ नहीं है, एलआईसी नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो 5 ईयर्स तक पैसा ब्लॉक हो जाता है जस्ट फॉर टैक्स डिडक्शन पर्पस। बट न्यू रिजिम में ये है कि कोई भी डिडक्शन अलाउंसेस आपको नहीं दिए गए हैं, सीधा ही उन्होंने टैक्स ही कम कर दिया है, राइट, हुँ, बेस्ड ऑन द स्लैब रेट। तो आई थिंक वो भी बेनिफिशियल है। तो उसमें तो आप, हाँ, एनपीएस का आप ले सकते हो। मैंने बोला जैसे कि एम्प्लॉयर्स एनपीएस जो है 14% तक जो मैक्सिमम मिलता है बेसिक सैलरी का, वो आप दोनों रिजीम्स में ले सकते हो। ऑलराइट, ऑलराइट। थैंक यू सो मच मैम, आई एम डन विद माय क्वेश्चन्स। इट मीन्स थैंक अ यू। लॉट टू अस कि थैंक आप यू। यहाँ पर आए और ये चीज़ें हमें बताई। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक थैंक यू यू। मैम। और दोस्तों, हमने बात करी गुंजन मैम से, और मैं आशा करता हूँ कि हम वो चीज़ें आपको बता पाए हैं, हाउ टू डू अ बेटर टैक्स प्लानिंग। तो यहाँ पर जो चीज़ें बताई हैं, मतलब ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू डू योर ओन होमवर्क, क्योंकि ये जनरल चीज़ें हैं। आपका किस स्लैब में फॉल करता है, क्या आपकी सैलरी है, वो सारी चीज़ें आपको खुद से कैलकुलेट करनी होंगी। एंड इफ़ यू वांट अस टू कंटिन्यू दिस सीरीज़, तो उसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना होगा। सो डू सब्सक्राइब टू रेडियो मानव प्रश्न। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।